अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत में होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और यकीनन तीसरी एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। तो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते और बढ़ते हैं तीसरी किस्त की जानिब। लेकिन इससे पहले हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। मेरी दहलीज़ पे इश्क, किस्त नंबर 3, आज कलम सायरा नाज। क्या ज़रूरत थी इस शख्स से उलझने की? अगर वो किसी बदतमीज़ी पर उतर आता तो फिर? सारा किस्सा सुनने के बाद अजहर ने अलीहा को गिरका था। सारी बात जानने के बाद वैसे इस बात की कोई तुक नहीं बनती। मैं कोई अपनी मर्जी और शौक़ से नहीं उलझी थी इससे, बल्कि वो खुद मेरे रास्ते में आया था। वो मुझे नित नई वाहियात का दर्स दे रहा था और मैं इसे सबक भी ना सिखाती। जहाँ तक उसके बदतमीज़ी पर उतरने की बात है तो मैं उसकी जान ले लेती अगर वो मुझे कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी करता। न रूठेपन से कहती वो आखिर में तलखी से गोया हुई। उसे रह रहकर इस शख्स का बेबाक अंदाज याद आ रहा था और वो अंदर ही अंदर सुलग रही थी कि इसने इस शख्स की धुलाई क्यों नहीं कर दी। वो बारहा अपनी कलाई धो चुकी थी मगर इसकी जलन कम होकर ही नहीं दे रही थी। वो लोग कुछ देर पहले ही घर आए थे और आते ही सब लोग थकावट की वजह से अपने अपने बिस्तरों में घुस गए थे। ये हंगामा चूँकि तकरीब के मुख्तस हाल से कुछ फासले पर हुआ था, सो घर वालों को इसकी खबर ना हो सकी थी, वगरना सकीना अब तक सवाल पूछ पूछ कर ही इसे आजिज़ कर चुकी होती। अलीहा को चाय की तलब बावर्ची खाने तक खींच लाई थी, जहाँ कुछ देर बाद अजहर भी आंदम का था। अलीहा जानती थी कि वो चाय के बजाय इससे सारी बात जानने के लिए इधर आया था, जो वहाँ से फौरी निकल जाने की वजह पूछ न पाया था। सो इसने इसे इस रफ्तार पर बिना रद्दोकद सारा किस्सा कह सुनाया था और अब उसकी बात पर वो नए सिरे से जल भुन गई थी। मैंने ये कब कहा कि तुमने जानबूझकर इस शख्स से उलझी थी? मेरी बात का मतलब था कि ऐसे लोग इंतकामी कार्रवाइयों पर भी उतर आते हैं। वैसे मेरा ख्याल है कि वो अलीना की तरफ से बुलाए गए मेहमानों में से था। वो किसी टीवी चैनल पर काम करती हैं और शोबिस के बहुत से लोग आए हुए थे आज की तकरीब में। अजहर ने वजाहत के साथ तजज़िया भी किया था। मेरी बला से वो जो कोई भी था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब वो बतौर ख़ास अहमदनगर आकर तो कोई कार्रवाई करने से रहा। छोड़ें ये सब बातें और ये बताएं कि आप कब शहर जा रहे हैं वापस? मुझे तो लगा था कि आप घर की बजाय सीधा अपने फ्लैट में जाएंगे। अलीहा ने लापरवाही से कहते गुफ्तगू बदला था। इस वक्त बात करते हुए इन दोनों के बीच पिछली मुलाकात की तलखी का शायबा तक न था। ये शायद इसलिए था कि अजहर ने कोई फालतू बात न की थी तो अलीहा भी पुरसकून थी, मगर अजहर की अगली बात पर ही उसका इत्मीनान गारत हो चुका था। बस तुम्हारी चाह खींच लाई है मुझे यहाँ तक, वरना इरादा तो मेरा सीधा शहर जाने का ही था। दरअसल मैं तुम्हें अच्छे से अलविदा कहकर ही वापस जाना चाहता था। अजहर की मुस्कुराते लहजे में कही गई बात पर अलीहा तो जलते तवे पर जा बैठी थी। आपसे तो कोई बात करना ही फजूल है। जाने कौन सा खुन्नास भर गया है आपके दिमाग में जो आपको कुछ और सोचने ही नहीं देता। अलीहा ने जलकर कहते चाय कपों में उंडेली थी। जिसे तुम खुन्नास कह रही हो उसे उर्फ़ आम में मोहब्बत कहते हैं लड़की, और बहुत जल्द ये मोहब्बत तुमसे अपना आप मनवा कर ही दम लेगी। अजहर ने उसकी बात पर मनाए बगैर ही कहा था कि अलीहा का ये गुरेज ही तो उसे मज़ीद उसका दीवाना बनाता था। इसे हर बात करने के बाद उसकी तलब मज़ीद बढ़ती थी। मोहब्बत सच में अपना आप मनवा लेती है, इसे यूँ बार बार जताना नहीं पड़ता। मेरे ख़्याल से अब इस नुक्ते पर मज़ीद बात करने को कुछ नहीं बचा हमारे बीच। अलीहा ने कप उसके सामने परे मेज़ पर धरते खासी तलखी से कहा था
और अपना कप उठाकर बावर्ची खाने से बाहर निकल गई थी। पीछे अज़हर जाने कितनी देर इसकी बात की करवाहट में खुद को घुलता महसूस करता रहा था। वो ऐसा सोच में डूबा था कि उसके सामने रखी चाय भी ठंडी हो गई थी। आखिर में चाय का कप वैसे ही छोड़कर वो उठाया था और अगले दिन उसकी बिना बताए अलियल सुबह रवानगी पर अलिहा ने सुकून का सांस लिया था कि उसकी मौजूदगी में उसे सकीना की नज़रें अपना तवाफ़ करती महसूस होती रहती थीं। इसकी गैर मौजूदगी में कम से कम वो अपने घर में आज़ादाना नक़्ल व हरकत तो कर सकती थी ना। मोहब्बत के बारे में आपका ख्याल है? क्या ख्याल है? नैनतारा ने अपने सामने विराजमान असीर खान दुरानी को देखते मुस्कुराते हुए लहजे में दरियाफ्त किया था। वो इस वक्त उसके पुरतआइश दफ्तर में बिछे सोफ़ों पर विराजमान असीर के इंटरव्यू के लिए मौजूद थे। ये असीर का इथियोपी में आने के बाद पहला बाज़ाब्ता इंटरव्यू था जिसके लिए नैनतारा ने उसकी अच्छी खासी मिन्नत की थी। नैनतारा ने उसे ये नहीं बताया था कि उसके शुमारे के मुदय्यर ने उसकी रिपोर्ट छापने की शर्त ये रखी थी कि वो इन्हें किसी तरह असीर दुरानी का इंटरव्यू ला कर देगी और बदले में उसकी रिपोर्ट को अपने हफ्तावार रिसाले में जगह देंगे। ये अलग बात है कि असीर इस हकीकत से पूरी तरह वाकिफ़ था जबकि अरबिद को इसके बारे में कुछ न पता था। वो तो अभी तक असीर के इंटरव्यू के लिए मान जाने पर ही हैरत में घिरा था। बड़ा ही नेक ख्याल है। असीर के उल्टे जवाब पर नैनतारा ने एक तनबीही नज़र उस पर डाली थी मगर मुकाबिल को कोई फ़र्क ना पड़ता था। मेरा मतलब है कि आप मोहब्बत की तारीफ़ कैसे करेंगे? नैनतारा ने इस बार अपने सवाल में थोड़ा रद्द-बदल किया था। दुनिया जहाँ के फ़िलासफ़र मोहब्बत की इतनी तारीफ़ कर चुके हैं कि एक दुरानी की राय क्या मायने रखती है। नैनतारा अच्छे से समझ रही थी कि वो ये सब उसे ज़िच करने के लिए कह रहा था ताकि वो इस सवाल से हट जाए, मगर वो भी इससे जवाब लेकर ही टलने का इरादा रखती थी। आपने मोहब्बत को एक जज्बे के तौर पर कैसा पाया? असीर जितना इस मौजू से हट रहा था, नैनतारा उसे वापस खींच कर इसी सवाल की तरफ ला रही थी। जब मोहब्बत हुई ही नहीं तो फिर मैं आपको कैसे इस बारे में कुछ बता सकता हूँ? बेतासुर लहजे में दिए गए असीर के जवाब ने नैनतारा को एक पल के लिए लाजवाब सा कर दिया था, मगर वो भी आज कमर कसकर मैदान में उतरी थी। इसने अपने साथ मौजूद कैमरामैन के ख्याल से आंख के इशारे से असीर से गोया इल्तिजा की थी कि वो कुछ काम की बात कर ले, मगर असीर के चेहरे के संजीदा तासरात में किसी किस्म की कोई तब्दीली ना आई थी। इस वक्त उसके नज़दीक असीर से अपने सवालों के मनपसंद जवाब निकलवाना अपने बॉस की मेहनत करने से ज़्यादा मुश्किल था। उसके बॉस को असीर दुरानी का चटखारेदार मसालादार इंटरव्यू चाहिए था और वो शख्स अपने सपाट और उखड़ अंदाज से उसकी लुटिया डुबोने के दर पे था। नैनतारा को अब तो यकीन हो चला था कि ये शख्स उसे किसी पुराने किस्से का बदला चुका रहा है। मसला ये था कि वो अपने पास से भी कोई बात ना लिख सकती थी, वरना उसके जरीदे का मुदीर तो उसे बख्श भी देता, मगर असीर दुरानी के अताब से खुलासी नामुमकिन थी। आपकी अब तक की ज़िंदगी में कभी किसी ने मुतासिर किया आपको? नैनतारा ने अंदर ही अंदर पेचोताब खाते एक नया सवाल दागा था। इस सवाल पर असीर के जहन के पर्दे पर छम से एक शबीह सी उभरी थी, मगर उसने सर झटकर फ़ौरन इस अक्स को मिटा दिया था कि वो मुतासरीन की फहरिस्त में खड़ा होने वालों में से ना था। कभी लोगों को मुतासिर करने से फुर्सत मिली तो शायद इस बारे में भी सोचूं। नैनतारा जानती थी कि ये महज इस शख्स की खुद पसंदी नहीं थी, बल्कि वो हकीकतन जिस महफिल में जाता था लोग इससे मुतासिर नज़र आने लगते थे। आपकी राय में रूमानियत क्या है? नैनतारा ने एक आखिरी कोशिश करना चाहिए थी। उसके चेहरे के झुंझलाहट ज़दा तासुरात असीर को बताने के लिए काफ़ी थे कि वो अपने तुर्किश के तमाम तीर ज़ाया कर चुकी थी। रूमानियत का मायने मेरे नज़दीक शायद आप सब लोगों से मुख्तलिफ हो। मेरे लिए रूमानियत के मायने बहुत वसी हैं। मैं सिर्फ दो मुखालिफ जिन्स के लोगों के बीच मौजूद रिश्ते को ही रूमानियत नहीं मानता, बल्कि मेरे नज़दीक एक माँ का अपने शीरख्वार बच्चे को अपनी ममता की छाँव में लेना भी रूमानियत है। एक बाप का अपनी औलाद के सर पर शफ़क़त से हाथ धरना और एक भाई का अपनी बहन के गिर्द अपने मजबूत बाजुओं का हिसार बांधना भी रूमानियत के ही ज़ुमरे में आता है। एक शोहर का किसी मुश्किल में अपनी बीवी का हाथ थाम कर उसे अपने पुरहिद्दत हाथों से दिलासा देना रूमानियत है, तो एक उस्ताद का अपने शागिर्द को फ़र्ते मोहब्बत से कोई नसीहत करना भी रूमानियत है। रूमानियत के मानी है किसी इंसान के लिए अपनी गैर मशरूत मोहब्बत और लगन का इजहार करना। सो लाजिम नहीं कि ये मोहब्बत बस शहवानी रिश्तों में ही हो। रोमानवियत आप दुनिया के किसी भी रिश्ते में ढूंढ सकते हैं। बलाखिर नैनतारा को पिछले आध घंटे की मेहनत से कुछ तो मिला ही था जिसे वो बड़े फ़ख्र से इशाअत के लिए पेश कर सकती थी। इस सब से हटकर भी नैनतारा ने पूरे दिल से इसके कहे एक एक लफ्ज़ से इत्फाक़ किया था। वो मज़ीद कुछ सवाल पूछना चाहती थी, मगर असीर दुरानी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया था। ये गोया नशिस्त बर्खास्त होने का इशारा था। तुम कुछ देर बाहर इंतज़ार करो। अपनी जगह से उठते असीर ने इधर मौजूद कैमरामैन से कहते अपना रुख नैनतारा की तरफ मोड़ा था। वो सर हिलाता बाहर चला गया तो असीर ने नैनतारा को मुखातिब किया था।
उम्मीद है कि आज का सबक तुम्हें अच्छे से बावर करवा गया होगा कि आइंदा कभी भी बड़े मजमे में मेरी ज़ात पर उंगली उठाने वालों के साथ मैं किस तरह पेश आता हूँ। और याद रखना, ये सिर्फ एक छोटी सी झलक है। असीर का लहजा इसके मुंह से निकले लफ्ज़ों से ज़्यादा सर था। नयनतारा को एक पल लगा था सारी बात समझने में। तुम जानते थे ना कि मैं ये इंटरव्यू क्यों कर रही हूँ, इसलिए तुमने मुझे आखिरी सवाल के सिवा किसी भी सवाल के का काबिल ज़िक्र जवाब नहीं दिया। नयनतारा ने चुभते हुए लहजे में इस्तफसार किया। मिस सारा, आपको ये खुशफहमी थी ही क्यों करके मैं इस सारे किस्से से लाइलम भी हो सकता हूँ। नयनतारा जानती थी ये सवाल तो हरगिज़ न था। इसके इस्तेज़ाहिया अंदाज पर वो सुलग ही तो उठी थी। असीर दुरानी, क्या कभी किसी ने तुम्हें ये बताया कि तुम एक इंतहाई खुद पसंद, खरूस, मगरूर, बेरहम और उखर इंसान होने के साथ साथ एक मुतनक़म मिजाज शख्स भी हो, जिससे अपने सिवा किसी और की कामयाबी बर्दाश्त ही नहीं होती। तुम जानते थे कि मेरे लिए इस रिपोर्ट का शाया होना कितना अहम है, मगर तुमने जानबूझकर ये सब ख़राब कर दिया। नयनतारा ने रूहान से लहजे में कहते अपनी बात मुकम्मल की थी। उसे रह कर खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे अच्छे से जानने के बावजूद इस दिमाग शख्स का इंटरव्यू लेने की हामी ही क्यों भरी थी। इससे तो अच्छा था कि वो अपनी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के लिए कोई और जुगाड़ ही लड़ा लेती, मगर नहीं, ये रोना अपनी नाकामी पर नहीं था, बल्कि उसे अपनी बेबसी रुला रही थी जो एक बेमहर इंसान से दिल लगा बैठी थी। मालूमात में इजाफे के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो, असीर ने उसकी हालत से बेनियाज कदरे रुखाई से कहा था। मैं तुम्हें ये रिपोर्ट हर हाल में शाया करवा के ही दिखाऊंगी। मुझे इसके लिए तुम्हारी या किसी और की मदद की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। तुम बस अब इसकी इशाअत का इंतज़ार करो। नयनतारा ने बज़ाहिर उसे ललकारने वाले अंदाज में ये सब कहा था, मगर बावजूद कोशिश के 2 आंसू उसके अंदरूनी हालत की चुगली खा गए थे। मुझे किसी फालतू की चीज़ का इंतज़ार करने का कोई शौक़ नहीं है, और भी बहुत से ज़रूरी काम है, मेरी तवज्जो के तालिब हैं। दरवाज़ा उस तरफ है। असीर ने उसके भीगे चेहरे से नजरें हटाते हाथ से दरवाजे की सिमत इशारा किया था। ठीक है तरबियत कि मैंने गलत जगह दिल लगा लिया है। नयनतारा की आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा बुलंद न थी, मगर असीर के समातों से फिर भी ये अल्फाज टकरा ही गए थे। उसने इसकी बात पर कोई भी तबसरा करना ज़रूरी ख्याल न किया था। उसके चेहरे के स्पाट तासुरात में भी कोई तब्दीली न आई थी। नयनतारा गहरा सांस भरकर खुद को पुरसकून करती दरवाजे की समत भर गई थी। कमरे से निकलने तक वह एक गहरा सांस भरती अपने तासुरात पर काबू करके एक झूठी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजा चुकी थी। असीर भी सारे ख्यालात झटकता मरकजी मेज़ के सामने रखी अपनी कुर्सी पर जगह संभाल गया था। तुम्हें क्या लगता है कि आज के इंटरव्यू के बाद उसके सर से इस रिपोर्ट का भूत उतर गया होगा? उसके बराबर बराजमान अफनान ने अपने हाथ में पकड़े गिलास से जो उसका एक घूंट पर थे इस्तफसार किया था। तुम्हारी बहन है तो तुम्हें बेहतर पता होना चाहिए। एक दुरानी और किसी बात का सीधा जवाब दे दे, ये तो हो ही नहीं सकता था। यानी कि अभी भी उसकी सुई इसी रिपोर्ट में अटकी है। अफनान ने पुरसोच अंदाज में अपनी बात कही थी। तुम जो उसे रोकने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो ना, इसे वो क्यों नहीं करने देते जो वो करना चाहती है? असीर ने हाथ में पकड़ा ग्लास मेज़ पर धरते आरामदेह कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाते सरसरी अंदाज में सवाल किया था। वो नादानी में अगर जलते कोयले की तरफ हाथ बढ़ा रही है तो बहैसियत एक भाई कि मेरा फ़र्ज़ है कि उसे इस नुकसान से महफूज रखूं। अफनान ने भी गिलास मेज़ पर रखते पीछे होकर बैठते टांग पर टांग जमाई थी। अफनान, क्या ये बेहतर नहीं कि उसके पर काट कर उसे खुली फिजा में छोड़ने की बजाय तुम उसे परों समेत उड़ने दो, ताकि शाम ढलते ही वो अपने साहिबां की तक वापस लौट आए। तुम उसे महफूज रखने की कोशिशें तर्क करके उसे सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का एहसास क्यों नहीं बख्श देते? असीर दुरानी ने निगाहें सामने बिछे सब्ज़े के फर्श पर घाटते इसे मशवरे से नवाजा था। वो दोनों इस वक्त बैडमिंटन की 1-2 गेंद खेलने के बाद स्पोर्ट क्लब के मैदान में लगी आरामदायक कुर्सियों पर बराजमान थे। अब महफूज रखने की कोशिश और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाने के बीच फ़र्क की वजाहत भी कर दो। अफनान ने दाएं हाथ की 2 उंगलियों से पेशानी मसलते इसे मज़ीद बोलने पर उकसाया था। तुम इतने दिनों से इसकी रिपोर्ट की इशाअत को रोकने के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी पंछी के पर काट कर उसे बिल्लियों के इलाके में तन्हा छोड़ दिया जाए। ऐसे में हमले की सूरत में वो पंछी भी नापरों के अपनी जान बचाने के लिए बर वक्त उड़ भी नहीं पाएगा। तुम उसे ये एहसास क्यों नहीं दिलाते कि वो एक क्या 10 ऐसी रिपोर्ट शाया कर ले तो भी तुम उसका साथ नहीं छोड़ोगे। उसे अपने पर फैलाकर आसमान की वसअतों को खोजने दो। असीर ने अपना सर कुर्सी से की पुष्ट से टिकाकर तहद्दे निगाह पहले आसमान को देखते एक वक्फा सा लिया था। और इससे क्या होगा? अफनान को उसकी ये बेमहल खामोशी बुरी तरह से खली थी, सो वो पूछे बिना न रह सका था।
इससे ये होगा कि आसमान में उड़ते अगर वो किसी शिकारी परिंदे या किसी ज़मीनी सयाद के फैलाए जाल को देखेगी तो वो वापस उसी पिंजरे की तरफ भागेगी जो उसकी सबसे महफूज पनाहगाह होगा। सो मेरा मशवरा यही है कि उसके पर काटने की बजाय उसे उड़ने को थोड़ा आसमान दे दो ताकि वो मुश्किल पड़ने पर तुम पर एतमाद कर सके। ये तुम्हारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है कि किसी तकलीफ़ में उसे ये दर्क हो जाए कि उसके पर काटने वाला उसका अपना भाई था। अफनान ने इसकी गुफ्तगू का हर्फ बगौर सुना था और उसे ये एतराफ़ करने में कोई आड़ न था कि उसका कहा हर लफ्ज़ सच था। इस बार उनके बीच खामोशी का एक लंबा वक्फा आया था जिसे अफनान की आवाज़ ने तोड़ा था। वह फ़ोन कान से लगाए किसी से मुखातिब था। जिब्रान, हाशमी साहब से कहो कि वो इस रिपोर्ट को शाया कर दें। अफनान की बात पर असीर ने एक गहरा सांस भरते अपनी आंखें मूंद ली थी। सुना है इस दिन अलीना शेख के वलीमे की तकरीब में अब्बास अफंदी को मुँह की खानी पड़ी थी। असीर ने इसकी बात पर धीरे से सर हिलाया था। बंद आंखों के पार एक बार फिर एक अक्स उभरा था। असीर के लबों पर एक मामूली सी मुस्कुराहट उभरी थी जिसे पहचानना मुश्किल ही था। वैसे तुम कब उसके खारखाह में शामिल होने लगे कि उसे बचाने पहुंच गए? यकीन करो तुम वहाँ ना होते तो इस सारे तमाशे की तस्वीरी झलकियाँ अब तक अफंदी के सितारों की गर्दिश तेज़ कर चुकी होती। अफनान के मज़ीद कहने पर असीर दुरानी सीधा हो बैठा था। अब्बास अफंदी अभी इतना अहम नहीं हुआ कि असीर दुरानी इसको अपना मौजू गुफ्तगू बनाने लगे। आओ एक और गेम लगाते हैं, असीर सर अंदाज में कहता। रैकेट हाथ में पकड़े उठ खड़ा हुआ था। अफनान ने चेहरे पर एक महफूज मुस्कुराहट के साथ इसकी तकलीद की थी। अच्छा अम्मी मैं निकल रही हूँ। अलीहा ने अपना बैग कंधे पर लटकाते आवाज़ लगाई थी। वो बीए के बाद अब बीएड करने के साथ कस्बे के एक दस्तारी स्कूल में मुख्तलिफ हुनर भी सीख रही थी। हल्के फिरोजी रंग के कॉटन के कढ़ाई वाले सुर पर हमरंग दुपट्टा ओढ़े अलीहा के दुले दिलाए चेहरे पर फैली मासूमियत उसकी शख्सियत को एक किताब नाकिसी बख्श रही थी। सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आती सकीना ने टटोलती हुई नज़रों से उसका जायज़ा लिया। अस्सलामु अलैकुम ताईजान। वो जो घर की दहलीज पार करने वाली थी, सकीना को देखते ही उसने सलाम झाड़ा था। ये जोरा नया बनवाया है क्या? रोज़ इतने कपड़े पहनकर बाहर जाती हो तुम? सर के इशारे से उसके सलाम का जवाब देते उन्होंने बज़ाहिर मुतजस्सस से लहजे में इस्तिफ़सार किया था, जबकि अलीहा को न जाने क्यों उनका लहजा काटता महसूस हुआ था। ताईजान, ताई जी, ये तो आप ही का 3 साल पुराना जोड़ा है जो अम्मी की एहतियात की वजह से अभी भी नया दिखता है। जवाब अलीहा के बजाय उससे छोटे असीद की तरफ से आया था। बहुत बोलने लगे हो तुम, सकीना ने बदमज़ा होते एक घिरकी से नवाजा था। जवाबन वो उसे बाहर निकलने का इशारा करता खुद भी घर की चौखट फैलांग गया था। आपको नहीं लगता कि ताईजान का रवैया आपके साथ दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है? घर से निकलते इसके साथ चलते असीद की बात पर अलीहा का दिल धक से रह गया था। मतलब सकीना के एतबार में जो तब्दीली उसने महसूस की थी वो उससे 5 साल छोटे भाई की नज़रों से भी मख्फी ना रही थी। आसमान पर बदलियों की सूरत तैरते बादलों ने भी पूरे ध्यान से इसकी बात सुनी थी। वहम है तुम्हारा, ये अजीब व गरीब बातें सोचने की बजाय अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। अलीहा ने अपनी कैफियत पर काबू पाकर उसके सर पर चिपत लगाते लहजे में एक रौब समोते अपनी बात कही थी। उफ़क़ के पार पानियों से भरे बादलों ने भी एक मनादी सी की थी। आहा, वो देखो आपी, शायद कोई शूटिंग हो रही है। रास्ते में आने वाले खेतों की कतार के साथ बने चौड़े पगडंडी नुमा रास्ते पर चलते असीर ने अपनी बाईं जानिब कुछ दूर लगे मजमे की तरफ इशारा किया था। अलीहा ने भी एक पल को इधर देखकर अपनी नज़रों का जाविया वापस मोड़ा था। हल्की हल्की चलती हवा अब आहिस्ता आहिस्ता बादलों के आवारा टुकड़ों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। तुम देखना भी, एक दिन मैं भी टीवी पर काम करूंगा, लोग मुझे भी यूं ही देखकर खुश हुआ करेंगे। असीद की अगली बात पर अलीहा को धचका सा लगा था। धीरे धीरे चलती हवा में यकदम तेजी आई थी। ये खराफात कौन तुम्हारे दिमाग में भर रहा है? ज़्यादा फजूल बोलने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप पढ़ाई मुकम्मल करो और फ़ौज में भर्ती हो जाओ। दोबारा मैं तुम्हारे मुँह से ये बात न सुनूं। अलीहा ने खासे सख्त लहजे में उसे टोका था। उसे ये समझ ही न आई थी कि उसके जहन में ये बात आई ही कैसे थी। असीर ने उसकी बात के जवाब में कोई तबसरा ना दिया था। वो बकिया रास्ता खामोश रहा था। अपने तीन अलीहा उसके दिल से यह ख्याल निकाल चुकी थी, मगर वो गलत थी। रूई के कालों जैसे बादलों का रंग भी स्याह पड़ने लगा था। मौसम के तेवरों के पेश नज़र आधे घंटे बाद ही वापसी पर वो आज खिलाफ मामूल अकेली थी और अभी तक मजमा छटा नहीं था। आसमान पर फैले बादल अब यकजान होकर नीले पर्वत को पूरी तरह ढांप चुके थे। अपने ध्यान में गुम अलीहा सर झुकाकर वहाँ से निकलती चली गई थी और वो इस जगह से चंद कदम आ गई थी जब एक स्याह रंग की चमचमाती
कार धन से उसके पास से गुजरी थी। स्याह बादलों ने सरे शाम ही रात का मंदिर पेश करना शुरू कर दिया था। अलीहा उछलकर पीछे को हटी थी। वो एक लम्हे को रुककर दिल ही दिल में इसके ड्राइवर को कोस रही थी। जब कुछ आगे जाकर वो गाड़ी रुकी थी और उसके शीशे से सर निकाल कर किसी ने पीछे मुड़ कर देखा था। इस पल आसमान पर जोर से बिजली कड़की थी। अलीहा को यकदम अनदेखे खौफ ने घेरा था। वो वापस मुड़ती तेजी से कदम उठाने लगी थी। उसके घर पहुंचने तक आसमान पर कब्जा किए स्याह बादलों ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था। अलीहा को घर आकर भी एक बेचैनी ने अपने हिसार में ले रखा था। कुछ ही देर में स्याह बादलों ने पानी का बोझ मजीद उठाने से इनकार कर दिया था और वो अब्रे करम बनकर ज़मीन के सीने पर बरसता हर तरफ जलथल कर गया था। कुछ ही देर में मी किसी भी बिखरे हुए तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया था। सब खैरियत है ना ऊपर? थोड़ी ही देर गुजरी थी जब बादलों और बिजली के बीच गुस्मान कारण पड़ा था और इसी पल सकीना के रहायशी से कुछ आवाज़ें भी बुलंद हुई थी। जरीना बेइख्तियार बरामदे में बिछे तख्त पर बराजमान अलिया की तरफ आई थी, जो खुद भी मुस्तरिब सी नजर आती थी। अम्मी का अजहर घर पर हैं? अलिया ने सरसराते हुए लहजे में माँ से सवाल पूछा। आकाश से बरसते पानी में मजीद तंदी आई थी। हाँ, तुम्हारे जाने के कुछ देर बाद ही आया था। जरीना का जवाब उसे खदशात की एक नई लहर से मुतारिफ कर आ गया था। एक बार फिर बिजली जोर से कड़की। अम्मी, आज अभी तक बाबा जान क्यों नहीं आए? अलिया को यह सवाल करते हुए न जाने क्यों अपने हाथ पैर ठंडे पड़ते महसूस हुए थे। सकीना की आवाज़ अब सीढ़ियों के पास से उभरी थी, मगर बादलों की गिड़गिड़ाहट ने अल्फाज की वजाहत न होने दी थी। इलाही खैर, जरीना का जवाब देने से पहले ही बैरूनी दरवाज़ा जोर से धड़धड़ाया गया। उन्होंने बेसाख्ता दिल पर हाथ रखकर अपने मालिक को पुकारा। अलीहा मरे मरे कदमों से दरवाजे की समत भरी। उसके दरवाज़ा खोलने तक सकीना और अजहर भी के बाद दीगरे नीचे उतरे थे। दरवाजे पर नमूदार होने वाले शख्स के मुंह से निकले अल्फाज पर आसमान ज़ोरों से बीन डाला था तो अलिया की तरफ जरहाना तेवरों से बढ़ती सकीना अपनी जगह साकित हुई थी। अजहर के बाकर दरवाज़ा पार करने पर बुत बनी अलिहा भी दीवानावर उसके पीछे लपकी थी, मगर इन दोनों को ही देर हो चुकी थी। बड़े मजमा में अलिहा खून से लथपथ अपने बाप को पुकार रही थी, मगर उसकी कोई फरियाद, कोई कारीगर ना हुई थी। जिस वक्त अजहर ने उसे कंधों से थाम कर घर की राह ली थी, इस वक्त एक शख्स कुछ दूर खड़ी से आकार में सवार होकर तेज रफ्तार से वहां से निकल गया था। आसमान से छाजू बरसता पानी अलीहा इरफान के आंसुओं के समुद्र से हारने लगा था। गरजते बादलों ने करकती बिजली के साथ मिलकर बहन डाला था, मगर इस दुख का मदावा किसी तौर मुमकिन न था। अलीहा इरफान का आशियाने बिखरते ही स्याह बरसते बादल आसमान का सीना चाक करते वापिस टोलियों की सूरत टहलने लगे थे। जिंदगी के उफक पर कुछ नई दास्तानी रकम होने को थी, जो कशाना इरफान पर कहर बनकर गिरने को थी। एक बाप का साइबान सर से उठते ही अलीहा इरफान हालात की ठोकरों में आने को थी बस। तो दोस्तों, आज की किस्त यहीं तक थी। उम्मीद है आपको आज की किस्त पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।